गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाएंगे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक शताब्दियों से प्रश्नशील रहे हैं, किंतु अब भी पृथ्वी की उत्पत्ति का पूर्ण रहस्य स्पष्ट नहीं हो सका है। फिर भी कल्पना, निरीक्षण, खोज एवं अनुमान के आधार पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी धार्मिक और वैज्ञानिक विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसमें कि धार्मिक विचारधारा को महत्वहीन समझा जाता है, क्योंकि इसके जो मूल प्रमाण हैं वो न्यायसंगत नहीं है, साथ ही ये कल्पना मात्र पर आधारित है। इसके विपरीत वैज्ञानिक विचारधारा को निरंतर बल मिल रहा है, क्योंकि इसके जो तर्क हैं, जो प्रमाण है, वो न्यायसंगत है। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक विचारधारा को विचारों की विभिन्नता के दृष्टिकोण से इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अद्वैतवादी विचारधारा। और दूसरा है द्वैतवादी विचारधारा। तो सबसे पहले इसको एक तारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता, और दूसरा है द्वैतारक, यानी कि इसको अद्वैतवादी विचारधारा को हम एक तारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और दूसरा है द्वैतवादी विचारधारा, इसको हम द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो अद्वैतवादी विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार समस्त सौर परिवार की उत्पत्ति एक तारे के संयोग से भी मानी जाती है। इस क्रिया को विकास क्रिया के नाम से जाना जाता है, और इस सिद्धांत के मानने वाले भूगोलवेत्ताओं में कास्ते द बफन, इमैनुअल कांट, लाप्लास, रास और लाथियर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब हमारी आती है दूसरी विचारधारा, जिसको कहा जाता है द्वैतवादी विचारधारा या द्वैतारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त सौर परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों के संयोग से हुई मानी जाती है। इस सिद्धांत को मानने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें है चैम्बरलेन और मोल्टन, जेम्स जीन्स और जेफरी, रसेल, लिटिलटन और डॉक्टर डोबोसुलेस्की का नाम उल्लेखनीय है। अब इन्हीं विचारधाराओं में पहला है आपका अद्वैतवादी विचारधारा में एक भूगोलवेत्ता है जर्मन प्रोफेसर इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जर्मन प्रोफेसर इमैनुअल कांट ने सौर परिवार की उत्पत्ति के संबंध में अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसको गैसीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। गैसीय या वायवराज रास परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इनका कहना था, इनका जो सिद्धांत है
वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। इनका कहना था कि मुझे पदार्थ दो, मैं दिखलाऊंगा कि उससे संसार कैसे बना है। सिद्धांत के रूप में कांट महोदय ने बताया कि अतीत काल में अंतरिक्ष में दैव निर्मित आजकालिक पदार्थ के कारण, जो कि प्रारंभिक अवस्था में कठोर, शीतल व गतिहीन बिखरे हुए थे। प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ के कण थे वो कठोर, शीतल व गतिहीन बिखरे हुए थे। परस्पर आकर्षण शक्ति के कारण ये कण एक दूसरे पर गिरकर टकराने लगे। टकराने से उनमें गर्मी उत्पन्न हुई, फलस्वरूप वह घूमने लगे। आगे इन्होंने बताया कि उसके बाद तापमान में वृद्धि होती गई, तापमान में वृद्धि होती गई, जिससे ये कठोर, शीतल व गतिहीन पदार्थ उष्ण और गैस में बदल गए, उष्ण व गैस में बदल गए, उष्ण व गैस में बदल गए। उसके बाद इन्होंने बताया कि तापमान और भ्रमण गति के फलस्वरूप तापमान और परिभ्रमण गति के फलस्वरूप यह उष्ण व गैस तप्त एवं गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गए। तप्त एवं गतिशील निहारिका, तप्त एवं गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गई। इस निहारिका की परिभ्रमण गति अत्यंत तीव्र थी। इस निहारिका की परिभ्रमण गति अत्यंत तीव्र थी। अतः केंद्रोपसारित बल की अधिकता के कारण इस निहारिका के मध्य भाग से, मध्य भाग यानी कि केंद्रीय भाग से केंद्रीय भाग में उभार आने लगा, और ये उभार केंद्रोपसारित बल की वृद्धि के साथ साथ ये भी बढ़ने लगा। इसमें आप देखेंगे कि दो बल होता है, एक केंद्रोपसारित बल और एक केंद्र अपसारित बल। केंद्र अपसारित बल का मतलब होता है कि जो बल बाहर से केंद्र की तरफ कार्य करता है उसको केंद्र अभिसारित, और जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है उसको केंद्र अपसारी बल कहते हैं। तो ये जो निहारिका हमारी है किस अवस्था में है? तप्त एवं गतिशील अवस्था में। ये निहारिका का एक आकार है। ये हमारी निहारिका है, ये किस अवस्था में है? तप्त एवं गतिशील अवस्था में। इसको समझने के लिए जैसे अगर किसी बाल्टी में अगर आप पानी भर के उस अगर बाल्टी को घुमाते हैं वेग से तो पानी बाहर नहीं गिरता है, लेकिन अगर उस बाल्टी को रोक दिया जाए, जो घुमाव आप कर रहे थे बाल्टी का, अगर उसको रोक दिया जाए तो जो बाल्टी में भरा हुआ पानी वो बाहर गिर पड़ता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे निहारिका के घूमने की जो गति है वो जब काफी तेज हो जाती है, कहने का मतलब इसकी गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु घूम रही है तो वहां पर केंद्र अपसारी बल कार्य करने लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक वही प्रक्रिया निहारिका में, क्योंकि निहारिका अपने स्पीड पर इतनी तेजी से घूम रही थी कि वहां पर केंद्र अपसारित बल कार्य न करके कौन सा बल कार्य करने लगा? केंद्र अपसारी बल। कहने का मतलब केंद्र से बाहर की ओर, और जब ये बल बाहर की ओर कार्य करने लगा तो निहारिका का मध्यवर्ती भाग भारहीन होकर
उभरने लगा और बाद में एक छल्ला यहाँ से अलग हो गया और ग्रह के रूप में बदल गया। ठीक इसी प्रकार निहारिका से 9 छल्ले बाहर निकले जिनसे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सभी ग्रह निहारिका की आकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे, लेकिन इनकी जो स्पीड, मार्ग या आकार था वो असमान था। और 9 ग्रहों की उत्पत्ति के पश्चात या बाद में निहारिका का जो बचा हुआ मौलिक या केंद्रीय भाग था वो सूर्य के रूप में बदल गया। इस प्रकार से कांट ने समस्त सौर परिवार की उत्पत्ति बताई। समस्त सौर परिवार की उत्पत्ति में आपका ग्रहों की उत्पत्ति को बताया है। इसके बाद अब बचता है उपग्रह। उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभिक अवस्था में जो ये ग्रह हमारे बने हैं, प्रारंभिक अवस्था में ये हमारे ग्रह गैस के गोले थे और अपने स्थान पर तेजी से घूम रहे थे। और उसके बाद केंद्रोपसारित बल की अधिकता से इन ग्रहों के मध्यवर्ती भाग से वलयाकार छल्ले बाहर निकल पड़े, जो कि कालांतर में शीतल होकर उपग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार की क्रिया के अनुसार कांट महोदय ने समस्त सौर परिवार की उत्पत्ति को बताया है। अब इनकी आलोचना, जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। इसमें कुछ पॉइंट हैं। इसमें देखिए, यह सिद्धांत जो लाप्लास प्रोफेसर इमैनुअल कांट ने दिया था, यह सिद्धांत कांट महोदय का उस समय काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन इस सिद्धांत के प्रति काफी आपत्तियां उठाई गई। तो आपत्तियों में पहली आपत्ति है जो आलोचना के रूप में कांट महोदय का जो विचार है, कांट महोदय ने बताया था कि यदि किसी वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन गति विज्ञान का जो नियम है उसके अनुसार अगर किसी वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। दूसरा है, कांट महोदय ने बताया कि निहारिका से 9 छल्लों का निकलना तथा उनका कठोर व गोलाकार होना असंभव प्रतीत होता है। तीसरा है, कांट महोदय का यह सिद्धांत गणित व विज्ञान के नियम के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कठोर अर्धगालिक पदार्थ के कणों का परस्पर टकराने से गति उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो इस तरह से निहारिका, जो कि यह सिद्धांत है इमैनुअल कांट का, गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया और इन्हीं के सिद्धांत को आधार मानकर आगे के भूगोल वेत्ताओं ने, जिसमें लाप्लास ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है।